नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अच्छा, क्या वॉइड अग्रीमेंट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शंस को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है? मतलब कौन सा अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है और कौन सा बाद में वॉइड बनता है, इसमें उलझ जाते हैं। तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स, स्पेशली एग्जाम वाले, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि वॉइड अग्रीमेंट्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम शादी और व्यापार पर रोक लगाने वाले अग्रीमेंट्स को देखेंगे। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेन अग्रीमेंट्स और वेजरिंग अग्रीमेंट्स की बात करेंगे। और फिर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे एक मजेदार ट्रिक के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। आइए उस फाउंडेशन को समझते हैं जिस पर नॉन एनफोर्सेबिलिटी टिकी है, यानी कि एक वॉइड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। तो इसकी जड़ हमें मिलती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2G में। ये बहुत साफ साफ कहता है, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने चोरी का सामान खरीदने की डील की। अब दोनों लोग राजी तो थे, पर अगर कल को कोई मुकर जाए तो क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि कानून ऐसी डील को मानता ही नहीं। इसी को कहते हैं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्म आता है, वॉइड एब इनिशियो। ये जो एब इनिशियो है ना, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है शुरू से ही, यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जब हम कहते हैं कि कोई अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कानून की नज़र में कभी बना ही नहीं, वो पैदा होते ही खत्म था, उसका कोई लीगल वजूद था ही नहीं। अब कानून ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ अग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली, यानी साफ साफ शब्दों में वॉइड डिक्लेयर करता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पब्लिक पॉलिसी, पर्सनल फ्रीडम और सोसाइटी का बैलेंस बना रहे। तो आइए अब इन्हीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन उन दो बेसिक फ्रीडम्स पर फोकस करता है जिन्हें हमारा कानून बहुत इंपॉर्टेंस देता है। पहली, शादी करने की आज़ादी, और दूसरी, अपना काम धंधा करने की आज़ादी। सेक्शन 26 बहुत ही सीधा है। ये कहता है कि हर अडल्ट, मतलब जो माइनर नहीं है, उसे अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। अगर कोई अग्रीमेंट किसी को किसी से भी शादी करने से रोकता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड है, मतलब शून्य है। हाँ, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर अग्रीमेंट ये है कि आप किसी खास इंसान से शादी नहीं करेंगे तो वो वैलिड हो सकता है, पर शादी के अधिकार पर पूरी तरह से रोक, यानी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, हमेशा वॉइड होगा। बिल्कुल शादी की तरह ही कानून हमारी रोजी रोटी कमाने के अधिकार को भी बचाता है। सेक्शन 27, जिसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, ये साफ करता है कि कोई भी अग्रीमेंट जो आपको कोई भी लीगल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोकता है, वो उस हद तक वॉइड माना जाएगा। इसका मेन पर्पस कंपटीशन को बढ़ावा देना है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसके कुछ बहुत ज़रूरी एक्सेप्शंस भी हैं। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ है जनरल रूल, ट्रेड पर किसी भी तरह की रोक वॉइड है, खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सेप्शंस। देखिए, कानून भी समझता है कि कुछ सिचुएशंस में बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत रोक लगानी पड़ती है। इसीलिए अगर वो रोक रीजनेबल, यानी कि उचित है, तो उसे वैलिड माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये रीजनेबल एक्सेप्शंस आखिर हैं कौन कौन से। ये एक्सेप्शंस बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहला है सेल ऑफ गुडविल। सोचिए, आपने एक चलता चलाया बिजनेस उसकी रेप्यूटेशन के साथ खरीदा, तो आप सेलर से कह सकते हैं कि भाई कुछ साल तक इसी एरिया में सेम बिजनेस मत करना। ये रीजनेबल है। दूसरा है पार्टनर्स एग्रीमेंट्स, जहाँ पार्टनर्स आपस में तय कर सकते हैं कि पार्टनरशिप के दौरान या बाद में एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे। तीसरा है ट्रेड कॉम्बिनेशंस, जहाँ एक ही तरह का बिजनेस करने वाले लोग मिलकर कुछ नियम बनाते हैं। और चौथा, सर्विस एग्रीमेंट्स, जहां एक एम्प्लॉय को नौकरी के दौरान कॉम्पिटिटर के लिए काम करने से रोका जा सकता है। बस याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी रोक रीजनेबल होनी चाहिए। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कानून ये कैसे इंश्योर करता है कि कोई भी अग्रीमेंट किसी से कोर्ट जाने का अधिकार न छीन सके। सेक्शन 28, ये एक्सेस टू जस्टिस, यानी न्याय पाने के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता जो किसी को कोर्ट जाने से पूरी तरह रोक दे।
जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये क्लॉज वॉइड होगा। इसके अलावा हर केस फाइल करने की एक टाइम लिमिट होती है जो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। कोई भी एग्रीमेंट उस टाइम लिमिट को कम नहीं कर सकता। तो अब दो और तरह के वॉइड एग्रीमेंट्स को देखते हैं। एक वो जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन या वेग होते हैं, और दूसरे जो असल में एक शर्त या बेट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक फंडामेंटल रूल है सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता। किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट को ये तो पता होना चाहिए ना कि पार्टीज ने आखिर वादा किया क्या था। बस यही बात सेक्शन 29 कहता है। अगर अग्रीमेंट के टर्म्स इतने अनक्लियर हैं कि उनका मतलब ही नहीं निकाला जा सकता तो वो वॉइड है। जैसे स्लाइड पर एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें 100 टन तेल बेचूंगा। अरे भाई, कौन सा तेल? सरसों का, पेट्रोल या क्रूड ऑयल? और प्राइस क्या होगा? जब तक ये बातें क्लियर नहीं है, अग्रीमेंट वॉइड है। अब आते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स पर, यानी सट्टेबाजी पर। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये एक वेजर के 3 जरूरी एलिमेंट्स बताता है। पहला, एक अनसर्टेन इवेंट, यानी एक अनिश्चित घटना। दूसरा, दोनों पार्टीज के जीतने या हारने का चांस। और तीसरा, दांव पर लगी रकम के अलावा उस घटना में दोनों पार्टीज का कोई और इंटरेस्ट न होना। जैसे क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना। आपका इंटरेस्ट सिर्फ शर्त जीतने में है, क्रिकेट खेलने में नहीं। और इसी वजह से सेक्शन 30 ऐसी सभी शर्तों को वॉइड मानता है। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंश्योरेंस और वेजर में। पर ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंश्योरेंस में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। मतलब आपकी गाड़ी, आपका घर, अगर इनको कुछ हुआ तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, है ना? तो आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वेजर में वहां कोई असली इंटरेस्ट नहीं होता। इंश्योरेंस रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रांसफर करता है, जबकि वेजर तो रिस्क क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस का एक सोशल पर्पस है, पब्लिक के लिए अच्छा है, जबकि वेजर का ऐसा कोई फायदा नहीं है। बस इसीलिए इंश्योरेंस वैलिड है और वेजर वॉइड। तो अब तक हमने देखा कि जो अग्रीमेंट्स अनसर्टेन होते हैं वो वॉइड होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन न हो, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस ही किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती हो? यहीं पर आता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि एक बिल्कुल वैलिड तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, या जिन्हें हम व्हाट इफ अग्रीमेंट्स भी कह सकते हैं। सेक्शन 31 के हिसाब से अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका होना या न होना भविष्य के किसी ऐसी घटना पर डिपेंड करता है जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा नहीं, बल्कि उसके कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब है एसोसिएटेड या इंसिडेंटल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। आग लगना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस यानी पैसों का पेमेंट उस आग लगने की घटना पर डिपेंड करता है। इसीलिए फायर इंश्योरेंस एक परफेक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करने के 2 मेन रूल्स हैं। सेक्शन 32 तब अप्लाई होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पर डिपेंड करता है। जैसे, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर एक शिप वापस आ जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब शिप सच में वापस आएगी। अगर शिप डूब गई तो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दूसरी तरफ है सेक्शन 33। ये तब अप्लाई होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के न होने पर डिपेंड करता है। जैसे, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर वो शिप वापस नहीं आती है। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब शिप का वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए, यानी जब वो डूब जाए। चलिए, तो जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, सेक्शंस को याद रखने की एक ट्रिक भी देखते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? देखिए, मेन डिफरेंस ये है, वॉइड एग्रीमेंट्स जैसे शादी या व्यापार पर रोक लगाने वाले वो शुरू से ही गैर कानूनी होते हैं, यानी वॉइड एब इनिशियो, उनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो बिल्कुल वैलिड होते हैं। वो तो बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी उस फ्यूचर इवेंट के होने या न होने का। और ये रही वो सिंपल सी कहानी जो एग्जाम में सेक्शन नंबर्स याद रखने में बहुत मदद करेगी। बस एक इंसान की स्टोरी याद रखिए जिसके लाइफ में हर चीज पर रोक थी। सबसे पहले शादी पर रोक लगी, सेक्शन 26। फिर उसके काम धंधे पर रोक लगी, सेक्शन 27। यहां तक कि वो कोर्ट भी नहीं जा सकता था, सेक्शन 28। इससे उसकी लाइफ बिल्कुल अनसर्टन हो गई, सेक्शन 29। तो बेचारे ने शर्त लगाना यानी वेजरिंग शुरू कर दिया, सेक्शन 30। और जाते जाते एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हमने पढ़ा कि फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पर पैसा लगाना वेजर है, राइट?
लेकिन आज का पूरा स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये सब तो फ्यूचर प्राइस पर स्पेक्यूलेशन ही है। तो फिर ये वेजरिंग क्यों नहीं माना जाता? सोचिएगा ज़रूर। इसका जवाब इंटेंशन टू डिलीवर और इकोनॉमिक पर्पस जैसे कॉन्सेप्ट्स में छिपा है। अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।